नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि यूपी से आ रही है। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, हैकरों ने वेबसाइट को हैक किया और वेबसाइट हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया और यूपी डेस्को ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और वहीं साइबर थाने की टीम हैकरों की तलाश में जुटी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक हुई है और वहीं हैकरों ने आपत्तिजनक पोस्ट भी की है। और वहीं आपको बता दें, यूपी विधानसभा की वेबसाइट को हैक करने के बाद हैकरों ने कई अपमानजनक पोस्ट भी की गई है और वहीं हैकरों ने वेबसाइट को हैक किया, जिसके बाद अब पुलिस हैकरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वेबसाइट हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसके बाद पुलिस हैकरों की तलाश में जुटी हुई है और यूपी डेस्को ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब साइबर थाने की पुलिस हैकरों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं खड़ी डीसीएम में टकराई मोटरसाइकिल, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहीं आपको बता दें, मंडी समिति के पास ये हुआ है भीषण हादसा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर भीषण हादसा देखने को मिल रहा है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और वहीं मंडी समिति के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और भीषण सड़क हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें, खड़ी डीसीएम में टकराई थी ये मोटरसाइकिल, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और वहीं आपको बता दें, मंडी समिति के पास ये हुआ है भीषण हादसा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने कई दिनों से जारी प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए शासनादेश जारी किया है और आंतरिक मंत्री ने देश में सभी तरह के प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए यह आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी और इसके अनुसार उन्हें प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए भी पहले ही मंजूरी लेनी होगी। और इस बात की संभावना बहुत कम है कि देश के कट्टरपंथी इस्लामी शासकों से अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगभग रोजाना हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही महिलाओं को नए नियमों के तहत प्रदर्शन करने की इजाजत होगी। और मंत्रालय के बयान के मुताबिक सभी नागरिकों के लिए घोषणा की जाती है कि वो मौजूदा वक्त में किसी तरह का प्रदर्शन किसी भी नाम के तहत करने का प्रयास ना करे। और वहीं अफगानिस्तान में जारी प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने नए अफगान तालिबान सरकार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान को 30 लाख कोरोना वैक्सीन डोज देने का ऐलान किया और साथ ही $30 मिलियन मूल्य की खाद्य सहायता और सर्दियों के लिए जरूरी सामान और दवाओं की खेप भी भेजी जाएगी। और चीन ने और भी कई तरह की मदद का ऐलान किया है, जिसका सीधा मतलब सत्ता में उसकी बैकडोर से भागीदारी है। और वांग यी ने अफगानिस्तान की मौजूदा हालत के लिए अमेरिका को दोषी करार देते हुए तालिबान सरकार की स्थिरता के लिए अपने समर्थन का ऐलान किया है। और चीन ने तालिबान से सभी आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान से खत्म करने का आग्रह किया है। और वहीं आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है और वहीं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को नई सरकार का नेता बनाया गया और वहीं तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को उपनेता
और अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के बेटे सराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। और वहीं आखुंद इस समय तालिबान के निर्णय लेने वाले शक्तिशाली निकाय रहबरी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है और वो तालिबान के जन्म स्थान कंदार से ताल्लुक रखता है और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापक में से एक है। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ गए और 70% से ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए जा रहे और आज गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,263 नए कोरोना केस सामने आए और इससे एक दिन पहले 37,875 केस सामने आए थे और वहीं पिछले 24 घंटे में 338 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई और वहीं 40,567 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 2,358 एक्टिव केस बढ़ गए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 सितंबर तक देश भर में 71,65,97,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके और बीते दिन 86.91 लाख टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 53.68 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन 18.17 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है और देश में कोरोना मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.48% है और एक्टिव केस 1.18% और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 6ठे स्थान पर है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। और वहीं हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल शॉट कोविड वैक्सीन अगले महीने अक्टूबर तक भारतीय बाजार में आ सकती है और अगस्त की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भारत में डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था और भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देने की अनुमति मिली है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की सुरक्षा और गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने तक टीकाकरण अभियान के लिए टीका उपलब्ध होने की संभावना है और बस डीसीजीआई ये कुछ सामान्य प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। और अमेरिका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन है और यह सिंगल डोज कोविड वैक्सीन गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% प्रभावी थी और अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करती थी। और इस वैक्सीन का 2 साल तक 4 डिग्री पर स्थिर रहने का अनुमान है और अधिकतम 4.5 महीने 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के नियमित तापमान पर स्थिर रहती है। आज अपने बाड़मेर और जैसलमेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MRSAM मिसाइल को वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल करेंगे और मध्यम दूरी की जमीन से आसमान में मार करने वाली MRSAM मिसाइल भारत ने इजराइल की मदद से तैयार की है और इस मिसाइल का नेवल वर्जन बराक 8 भारतीय नौसेना पहले से इस्तेमाल करती आ रही है और मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM की रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक की है और इसका इस्तेमाल आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए किया जाता है। इजराइल की IAI यानी इजराइल एरो इंडस्ट्री की मदद से DRDO और BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने MRSAM मिसाइल को तैयार किया और DRDO थल सेना के लिए भी इस MRSAM मिसाइल का निर्माण करी और हाल ही में इसके सफल परीक्षण भी किए गए थे। और वहीं देश में पहली बार हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को उतारा जाएगा और खास बात यह है कि जब ये लैंडिंग ड्रिल कराई जाएगी तो उस विमान में खुद देश के रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। और वहीं पाकिस्तान से सटी राजस्थान सीमा से सटे बाड़मेर में ये लैंडिंग होगी
अब मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना KC-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क मंत्री नितिन गडकरी इमरजेंसी लैंडिंग की ड्रिल में हिस्सा लेंगे और ये नया हाईवे केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में NIA द्वारा दायर की याचिका में से हमने आपको एक साइबर एक्सपर्ट का बयान बताया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे उस समय के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट्स को आतंकी संगठन जैश उल हिंद से जुड़ी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। और वहीं इस बात को दोबारा से जांचने के लिए NIA ने परमवीर सिंह के बेहद करीबी अधिकारी का बयान भी दर्ज किया, जिसने उसने इस बात को माना कि परमवीर सिंह के कहने पर उसने 5 लाख रुपए सीक्रेट सर्विस फंड से निकालकर साइबर एक्सपर्ट को दिए थे। और आपको बता दें कि जिस अधिकारी ने पैसे देने की बात कबूली है वो पिछले 10 साल से ज़्यादा के समय से परमवीर के साथ काम कर रहा है और फिलहाल होमगार्ड विभाग में पोस्टेड है और यहीं पर परमवीर सिंह भी DG के पद पर है और साल 2006 में परमवीर सिंह ATS में थे, तब से ही ये उनसे जुड़ा हुआ है। और अधिकारी ने आगे बताया कि एक कांस्टेबल जो कमिश्नर ऑफिस में काम करता है उसे एक शख्स को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि सिंह को उस शख्स से सेकेंड हैंड आईफोन लेना था। और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वही शख्स DG होमगार्ड के दफ्तर में 3 से 4 आईफोन लेकर आया और CP से करीब 30 मिनट तक उनके चैम्बर में मीटिंग की और मीटिंग खत्म होने के बाद वो शख्स सिंह के चैम्बर से बाहर आया और मुझे बताया कि सिंह सर ने एक नया आईफोन चुना है। हरियाणा के करनाल में किसानों और सरकारों के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद आज प्रदर्शनकारियों के रुख पर नजर रहेगी और मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के धरने का आज तीसरा दिन है और किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो करनाल में दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर धरना जारी रखेंगे। लेकिन सरकार ने फिलहाल झुकने के कोई संकेत नहीं दिए। दरअसल बुधवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई और बातचीत 3 घंटे चली, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि एक मोर्चा अब करनाल में भी खुला रहेगा और किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर पंजाब के किसान नेता तक इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार किसानों को मुआवजा के लिए तो तैयार है, लेकिन SDM आयुष सिन्हा पर एक्शन के लिए तैयार नहीं है। किसान SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर ही सड़कों पर उतरे हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अधिकारी हमसे बात भी हमारा जारी रहेगा। पहले अफसर पर कार्रवाई हो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहली मांग तो हमारी यही है कि उसके बाद आगे की बात करेंगे। यूपी के मिर्जापुर जिले में बड़ा हादसा हुआ और विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे भक्तों से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और नाव में कुल 12 लोग सवार थे और बाकी लोगों को बचा लिया गया। और विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए परिवार झारखंड की राजधानी रांची से आया था और विंध्याचल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि लापता लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे और झारखंड रांची के ग्राम धुरा से आए राजेश तिवारी अपने परिवार के साथ विंध्याचल दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि नाव से गंगा नदी के दूसरे छोर से वापस आने के दौरान अचानक नाव डूब गई और जिसमें राजेश तिवारी समेत परिवार के 12 सदस्य सवार थे और वहीं क्षेत्राधिकारी नगर थाना विंध्याचल पुलिस बल सहित मौके पर मौजूद है। और लखनऊ में जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में नाव डूबने की घटना का संज्ञान लिया और योगी ने फौरन जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर
बचाव और राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की टीम की मदद लेते हुए तेजी से बचाव और राहत कार्य किए जाए और उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना के प्रभावितों की हर संभव मदद और उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।